नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर बेहद ही खास कार्यक्रम हेडलाइंस के पीछे में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जिसका सरोकार सीधा सीधा आपसे है। जी और बात उन खबरों की भी जो आप तक पहुंचती नहीं है और उसे हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ बेहद ही दो खास मेहमान मनोज मनु सर, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज, और अजीत सर, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले मनोज सर, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा ये भी हो रही है कि कैबिनेट में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन अचानक से मनोज सर काफी एक्टिव थी बीजेपी, जैसा कि हम कहते हैं कि 365 डेज हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन क्या कुछ अचानक से शांत सा हो गया है? क्या पार्टी ये सोचने लगी है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है? अगर आप देखेंगे समुंदर को गौर से, अगर दूर तक आप समुंदर को देखेंगे तो समुंदर ऊपर से शांत नजर आता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत कुछ घूम रहा होता है, तूफान सा होता है। ठीक वैसे ही स्थिति अभी केंद्र सरकार की है, बीजेपी की है। देखिए, नितिन नवीन की जो टीम है उसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी केवल जहां पर चुनाव है वहां पर 2 राज्यों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड में कौन प्रभारी है किसी को नियुक्ति अभी नहीं किया गया। बाकी के भी हैं, स्मृति ईरानी बड़ी नेता हैं, इसके साथ साथ सुनील बंसल बड़े नेता हैं, और भी कई बड़े नेता उसमें मौजूद हैं। अभी तक किसी को जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है, यानी कि वो भी तय नहीं हो पा रहा जब तक कि ऊपर से हरी झंडी नहीं होगी। अब ये बात सही है कि मंत्रिमंडल को लेकर अचानक से कुछ घटने लगा। घट इसलिए लगा है क्योंकि सरकार में जब 2 सरकार का टर्म से ज्यादा हो जाए तो तीसरा टर्म बड़ा टफ हो जाता है। और यूपीए में हमने देखा कि किस तरीके से घटनाक्रम गया, और ये तीसरा टर्म है, 2.5 साल 3 साल पूरे हो चुके हैं। यहां पर लीडरशिप के तौर पर मुझे पूरी सरकार में केवल एक ही चेहरा दिखाई देता है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो बोलते हैं तो देश यकीन करता है, और हर क्राइसिस में उनको सामने आना पड़ता है। अगर जेन जी ने आंदोलन कर दिया तो उनको सामने आकर रील बनानी पड़ी, क्योंकि तभी जरा माहौल शांत हुआ। दूसरा कोई आदमी ही नहीं है। आपको राजनाथ सिंह नहीं दिखाई दिया, आपको नितिन गडकरी नहीं दिखाई दिए। नंबर 2 पे अमित शाह आते हैं, तो अमित शाह अभी चूंकि वो मुद्दा ही अमित शाह को लेकर था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर था कि छात्रों पर लाठियां चली, तो उनको बैक में कर दिया गया। अब दूसरा कोई चेहरा नहीं, इसको लेकर मंथन हो रहा है कि भाई जो लीडरशिप है वो अभी आपने उनको किनारे कर दिया, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो क्राइसिस वाले हैं, तो क्या उनको आगे लाया जाए, या जो 10-10 साल से मंत्री बने हुए हैं भैया उनको साइड करो और नए लोगों को मंत्री बनाओ, आगे लेके आओ। और इसमें कई बड़े बड़े चेहरे घबराहट में हैं। घबराहट में नितिन गडकरी ने तो कह ही दिया कि साहब अब तो मेरे से काम होता नहीं है, मैं करना चाहता हूं। लेकिन नितिन गडकरी ने बाद में सफाई भी दे दी। और मेरा अपना ये मानना है, मेरे अनुभव और सूत्रों का ये मानना है कि नितिन गडकरी हटेंगे नहीं, वो बने रहेंगे जिसमें है। हाँ, दूसरे कुछ मंत्रालयों में ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है। देखिए क्या है कि अभी जो अपोजिशन की राजनीति एक अलग दिशा में चल रही है। केवल अगर मैं देख रहा हूँ कि जो चुनाव की लड़ाई में अगर कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से बयानबाजी कर रही है, अपने तरीके से वो अपनी रणनीति बना रही है। जो रीजनल पार्टी हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, पंजाब में, बाकी राज्यों में अगर आप देखें तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना है, सीधी फाइटिंग है वहाँ पर, बाकी और कोई दल है नहीं। पंजाब में सीधी लड़ाई नहीं है, कई सारे बहुकोणीय मुकाबले हैं। आम आदमी पार्टी अपने तरीके से वहाँ पे सत्ता में वो लगी हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी अपने स्तर पर सक्रिय हो गई है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, और वो इस समय लेकिन अजीत सर, ये आप कंप्लीट भी करेगा, मैं कोई मंत्रिमंडल का क्या हुआ? जेंजी का आंदोलन हुआ, मतलब देखिए हर पार्टी तो चुनावी मोड में चली गई थी, बीजेपी तो गई थी, लेकिन अचानक जो कुछ भी हुआ, ये नीट, उसके बाद जेंजी, उसके बाद ये आंदोलन, और अब तो अल्फा जेन अल्फा भी जगह जगह आंदोलन करी। क्या इसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा? आप इसको ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। अगर, हालांकि मेरा मानना है कि इस तरह के जो मुद्दे उठते हैं वो एक चुनाव के बाद ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन ये सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए भी, जहां जहां उनकी सरकारें या दूसरी पार्टियां उनकी सरकारें। मैं ये कहने जा रहा था कि बीजेपी अपने संगठन के तौर पे काम तो कर रही है अंदर खाने। संगठन महामंत्री BL संतोष अपने हिसाब से दौरे करेंगे, वो अभी पंजाब का आज उनका आखिरी दिन है, उसका दूसरे राज्य में जाएंगे। लेकिन दूसरा जो असली मंथन चल रहा है सर, PM मोदी और उनके रणनीतिकारों के बीच में, कि भाई 5 राज्यों के चुनाव हैं। अभी एक जो माहौल है, एक जो नैरेटिव बना हुआ है कि भाई बीजेपी थोड़ा फंस गई है, बीजेपी डिफेंस में है, बीजेपी की स्थिति खराब है, तो ये वो भी समझ रहे हैं
कि एक माहौल है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा माहौल वो है, क्या किया जाए। अब इन सब चीज़ का एक ही एक तरीका। अच्छा, अब आपको पहले तो ये चर्चा थी कि शायद यूपी चुनाव की बात करेंगे, मंत्रिमंडल में विस्तार, लेकिन अब एक दबाव है कि भाई आपको अभी करना पड़ेगा। अगर आप माना परिसीमन पे काम कर रहे हैं या आप अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में विस्तार करें तो आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तमाम राज्यों को देखना पड़ेगा, अपने सहयोगियों को एक मैसेज देना लेकिन अब पड़ेगा। तो समय भी काफी कम नहीं रह गया है, मतलब सर नहीं, वो के हिसाब से। करे थे उन्होंने, एक बार पहले भी करा था, सितंबर में करा था, सितंबर के महीने नहीं, में। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ब्रिज सम्मेलन आ गया है, तो क्या मंत्रिमंडल उसके पहले होगा, पहले भी हो सकता या है। बाद में होगा? देखिए, क्योंकि कल आप कह रहे थे कि अब समय है नहीं है, नहीं, और हो सकता है कि उसके बाद। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए कल से एक घटनाक्रम बढ़ा हुआ है बहुत तेजी से। क्या मतलब क्या उसमें पर्दे के ये पीछे क्या, घटनाक्रम हेडलाइन के बढ़- पीछे ये क्या? हो रहा है कि एक आकलन लगाया जाने लगा कि ये हटेंगे, नए चेहरे आएंगे, फ्रेश चेहरे नहीं, इस आएंगे। आकलन के पीछे की आग उसके क्या पीछे है? की कहानी यही मानकर चला जा रहा है कि भाई अब कुछ तो मैसेज देना पड़ेगा ना बीजेपी को। बड़ा और strong message। 5 राज्यों के चुनाव में आपको बताना पड़ेगा कि आपने उत्तर प्रदेश से इतने मंत्री बना दिए, उत्तराखंड में एक मंत्री बना दिया, ये पंजाब से आप मना अकालियों को साथ ला रहे हैं। हालांकि सतीश पूनिया जो बीएल तो ये तो अक्टूबर में भी कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि अब चुनाव सवाल- तो जनवरी-फरवरी में। नहीं, इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन का भी ये लग रहा है कि शायद ये उसमें रिस्क लेने के मूड में नहीं है जल्दी कराने की। नहीं, वो तो तय हो चुका है, इलेक्शन कमीशन 2 महीने पहले घोषणा कर चुका है, बोल चुका है कि भाई हम जनवरी-फरवरी में ही जनवरी कराएंगे। फरवरी में हाँ। तो जनवरी फरवरी में होता है कि क्या माना सितंबर, आप माना 5 सितंबर को करा लीजिए, 6 सितंबर को करा लीजिए, क्योंकि वो ठीक है। 5 जो सितंबर को क्या करा लीजिए? नहीं, कैबिनेट इस आप कभी अच्छा, भी ऋषि करा पर। सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ना। जहां तक ये समिट होने जा रही है 12-13 सितंबर के लिए, उसके लिए अपनी एजेंसियां काम कर रही हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो उसके लिए ऑफिशियल मैटर है, डिपार्टमेंट, विदेश हाँ, मंत्रालय हाँ। उसमें इन्वॉल्व, उसमें उसका कोई मतलब नहीं, भी लेकिन है। एक प्रेशर तो बना है सरकार पर कि अगर आप माना अपने एनडीए को कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई सारे दल हैं छोटे छोटे, उनका भी सरकार में हिस्सेदारी का मामला होगा। उत्तराखंड में आपका जो अभी स्थिति है कि पिछली जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे खुशबू, उसमें अचानक से क्या किया था कि 5 महीने पहले, 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है 11 मंत्री बने थे। हाँ, अभी और हर समाज के मंत्री बनाए थे। वो और उन बनाए सबको थे। बोल दीजिए, बोले कि साहब वो कामकाज वो सब हो जाएगा, आप जाइए अपने समाज में जाकर अपना स्वागत प्रचार कराइए, करिए। अपनी सभाएं लीजिए, ये कीजिए। तो वो जो संकेत अजीत जी कह रहे हैं काफी, तो सर वो आपको दिख रहा है अभी, अब एक बार फिर से नहीं, होता करना ही पड़ेगा। अब करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी करेंगे और या फिर अक्टूबर में करेंगे, क्योंकि अक्टूबर में एक चर्चा ये भी चल रही है, क्योंकि कई राज्यों में भी जो व्यवस्थाएं वो गड़बड़ा गई है, वहां की अंदर गुटबाजी हो रही है। नहीं, अभी उसमें हमने सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड में अगर गुटबाजी एक बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से आपने प्रभारी मंत्री नहीं बनाया अभी तक महासचिव वहां पे, न वहाँ अजीत जी, संगठन सबसे मंत्री बड़ा है, उदाहरण उत्तराखंड नहीं है, हाँ। उससे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश है। और नहीं, मध्य अभी प्रदेश मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, वो तो अरे ठीक भाई, है, मैं मेरी चुनाव बात के सुन लिहाज लीजिए। से कह रहा हूँ मैं यार। चुनाव के लिहाज से नहीं, उसके अलावा भी बोल रहा हूँ कि भारत सरकार के एक बड़े मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कृषि और पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री को, 8 पेज का पत्र। बताओ। आप समझ रहे हैं? अनुशासनहीनता, गुटबाजी कहां तक पहुंच हर गई? स्टेट में, हाँ। आप राजस्थान में, लेकिन खुलकर नहीं आया ना कोई। खुल के नहीं आई ना। लेकिन बीजेपी की शायद एक हमेशा से ही जीत ही रही है ना कि इस तरह से नहीं, खुलकर बीजेपी में हमेशा अनुशासन हाँ, पर गड़ हाँ। संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करता है, वो खुलकर गुटबाजी नहीं करता, खुलकर बयान, ये कांग्रेस में और बाकी पार्टी में होता है। भाई लेकिन अब बीजेपी में होने लगा। उत्तराखंड में वहां के सांसदों ने, वहां के विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। करप्शन बहुत बड़ा इशू बन चुका है वहाँ पे, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मैं हैरान हूँ कि अजय कुमार जो वहाँ संगठन मंत्री थे वहाँ के प्रदेश के, उनको राजस्थान भेज दिया था 2-3 महीने पहले, अभी दुष्यंत गौतम को हटा दिया है। लेकिन क्यों नहीं पार्टी वहाँ पर अपने कोई ऐसे उनको भेजना चाह रही है, क्यों नहीं भेज पा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी में जब तक फुंसी फोड़ा ना बन जाए उसका इलाज नहीं किया जाए। कांग्रेसीकरण हो गया, ये कांग्रेस में होता था। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत पहले ही बताओ। नहीं, कांग्रेसीकरण हो मैं गया। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ, कि कांग्रेसीकरण हो गया बीजेपी का। अब वो कांग्रेसीकरण होने का मतलब कांग्रेस में भी, चलो यार बाद में करेंगे, फिर इलेक्शन आ जाता है, पेंडिंग करना, टालना। हाँ, टालना, तो वो स्थिति अभी। अच्छा सर, अभी जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जो गतिविधियां हुई हैं, कांग्रेस को क्या एक माइलेज मिला? हालांकि कांग्रेस को अब ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो राहुल गांधी है वो सुपर एक्टिव होते हुए नजर आए पिछले कुछ दिनों में, लेकिन महंगाई का मुद्दा वो फिर उस तरीके से नहीं उठा पाए। उनको क्या लग रहा है कि ये जो जेंजी वाला मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, यही तमाम राज्यों में काम कर जाएगा क्या? देखिए, हिंदी के 2 शब्द हैं, प्रासंगिक और अप्रासंगिक।
अभी तक अगर जैन जी के आंदोलन को देखें तो विपक्ष एक तरह से चुनावी राजनीति के लिए या मतदाताओं के लिए या लोगों के लिए अप्रासंगिक थी। क्यों साहब? हाँ। अब अचानक से जब ये आंदोलन हुआ तो बच्चों का आंदोलन था, शिक्षा का आंदोलन था, परीक्षाओं की गड़बड़ियों का आंदोलन था, वो हर परिवार से जुड़ा हुआ आंदोलन, तो घर घर में चर्चा होने लगी। अब घर घर में चर्चा हुई तो ऐसे में एक दुकान अलग से खुल गई इसी की, वो कांग्रेस ने खोली और उसमें क्या उसने मार्केटिंग बहुत अच्छी की। कांग्रेस ने खोली, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया और कांग्रेस का टेंशन ये हो रहा है कि जैन जी किसके साथ है। कांग्रेस कोशिश कर रही है जैन जी नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जब कॉकरोच जनता पार्टी जब चुनाव में जाएगी ना तो उसका सूपड़ा साफ होगा, एक भी आदमी नहीं बिल्कुल ठीक है, जानते, आप भी जानते हैं क्या है। लेकिन हो क्या रहा है कि पहली बार इस देश के लोगों के घरों में ये चर्चा होने लगी कि यार ये बात कहीं अपोजिशन वाले सही तो नहीं बोल रहे। यार देखो महंगाई भी बढ़ गई, अरे देखो यार पेट्रोल भी हो गया, अरे E20 भी डलने लगा, परीक्षाओं में गड़बड़ी तो हुई नहीं यार। हमने आज ही हम पढ़ रहे हैं कि 43 लाख करोड़ रुपए नकदी बाजार में आ गई, जबकि नोटबंदी लागू हुई थी तो उस समय कितनी थी? शायद 17 लाख करोड़ के आसपास थी। तो लोगों में ये चर्चा होने लगी यार बात तो सही है यार, नौकरियां तो उतनी मिल नहीं पा रही है। तो अब ये लोग अब इसको जितना ज्यादा पिच कर लें आप। देखिए कांग्रेस के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी युवाओं के आंदोलन की, लेकिन मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने गलत रास्ता पकड़ लिया। ये जो आप एक कहते हैं ना ये फिल्मी कार्यक्रम होते, कंसर्ट क्या बोलते हैं, कॉन्सर्ट, हाँ उस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं राहुल गांधी। उसमें भी फिर क्या हो रहा है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो कौन, उनको वैसे लोगों को पेश कर रहे हैं वहाँ पे मंच पे जो कहीं ना कहीं विवादों में घिर जा रहे हैं। कई मतलब उनका कहीं ना कहीं वो फिर एक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नुकसान, उससे मेरा कहने का मतलब कि आप ओपन रैली करिए, युवाओं को बुलाइए कि हम पेपर लीक को लेकर एक रैली कर रहे हैं उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश के 10 जगह करें आप रैली। आप ये क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं? पुणे में करके आपको क्या लेना देना है? आप असल में उस पीढ़ी से नहीं है ना जी, जिस पीढ़ी को ये कॉन्सर्ट कल्चर पसंद है ना, उस पीढ़ी से आप नहीं आप मैं नहीं कह रहा हूँ यार। आप देखिए देहरादून में आपने करा, हाँ। आप बताइए, मैं देख रहा था पुणे में यहाँ से सारे कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस, वो मंच में डांस कर रही हैं। वहाँ देहरादून में भी करा था। जो लोग देखो मन्नू, आप भी पत्रकार हैं लंबे समय से, मैं जानता हूँ कि प्रायोजित भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है। आप प्रायोजित भीड़ इकट्ठा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोजित भीड़ ही होती है, प्रायोजित नहीं, चाहे वो सरकार का कार्यक्रम हो, चाहे वो सरकार का कार्यक्रम हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी का हो, प्रायोजित भीड़ ही होती है। हिजाब वाला जो मामला मंच पे क्या जरूरत पड़ी थी? वो लड़की सवाल पूछ रही राहुल गांधी से, आपकी सरकार आएगी तो आप इस पे रोक लगा दें। मैं कह रहा हूं आप इस वक्त सिर्फ पेपरों की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। और ये मुद्दा अपने आप में सर इतना बड़ा है कि इसके लिए किसी और चीज की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं थी। जैसा कि आपने भी कहा, ये हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा था। देखिए क्या हो रहा है ना खुशबू, एक मुद्दा नहीं है। हाँ। समाज कंफ्यूज हो गया, मतदाता। अब देखिए आरक्षण का मुद्दा आ गया, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। परीक्षाओं में कांग्रेस ही उठा रही है आरक्षण, हाँ। जातीय जनगणना पे सवाल उठा रही है कांग्रेस। आप नहीं, मैं यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ अजीत जी, आप अगर देखो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। वो करती है तो चोरी चोरी चुपके चुपके करती है। मतलब उसके कार्यकर्ता, उसके संघ के प्रचारक अंदर जाकर वो देखेंगे कि हमने इस दलित समाज के लोगों को दलित बस्तियों में लगा दिया, ओबीसी समाज के लोगों को हमने ओबीसी में लगा दिया, संवर्ण समाज के लोगों को पता करते कि कहाँ पर हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस पॉकेट में मध्य प्रदेश के ज्यादा लोग रह रहे हैं या दिल्ली में उत्तराखंड के ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहां के नेताओं को ये बीजेपी अंदर करती है। कांग्रेस कर रही है इस वक्त ये काम, नहीं हमेशा लगी है। हाँ, वो हमेशा करती है। 2014 से उनके साथ सबसे बड़ी बात है, देश दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस उनसे पहले सक्रिय होता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक विषय नहीं रह गया, आरक्षण बहुत ज्वलंत मुद्दा हो गया। समाज को बांटो, समाज के बांटने पर बीजेपी क्या करे? बीजेपी के बारे में ये कहा जाता था हिंदू मुस्लिम पर करती है और वो 70 और 30 की राजनीति करना चाहती है। तो कांग्रेस क्या करती है, अपोजिशन पार्टियां क्या कर रही है? अच्छा, ये 70-30 की कर रहे हैं तो हम फिर समाज के अंदर ही और विभाजन करें, अलग अलग बांटें, जिससे क्या होगा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद पर नहीं जाएगा, ये चुनाव धर्म पर नहीं जाएगा। और जब धर्म और राष्ट्रवाद पर चुनाव नहीं जाएगा, जब चुनाव राष्ट्रवाद और धर्म पर जाता है बीजेपी को फायदा होता है, जब चुनाव जातिवाद पर और स्थानीय मुद्दों पर चला जाता है विपक्षी पार्टियों को फायदा होता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कांग्रेस अभी तक, देखिए अखिलेश यादव भी वही राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लेकिन वो पंडितों को, ब्राह्मण, दूसरी जातियों के भी समझ में आ गया कि इनके बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अचानक जो अपना पिछले हफ्ते भर में राहुल गांधी तो जो कर रहे हैं,
लेकिन जातीय जनगणना पे कि साहब ये गलत हो रहा है, आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आपने यहाँ तो बयान दे दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश जहाँ पर कि जो छोटा हिंदुस्तान है एक तरीके से, वो जो जीतेगा वो दिल्ली में राज सही करेगा, बात। ठीक है। वहाँ पर योगी अपना बटोगे कटोगे की राजनीति पे अड़िग है, मुझे ऐसा लगता है जी कुछ नहीं छोड़ रहे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार हिंदू और मुस्लिम इस देश की राजनीति में वो हमेशा चलेगा, वो कभी खत्म नहीं हो कभी सकता। खत्म नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार वो उतना असर नहीं करेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या वो मुद्दे रहेंगे जो असर कर सकता है? एक तो जातिवाद का मुद्दा रहेगा, जाति राजनीति तो अपोजिशन आप करेगा ही स्वर्ण करेगा। बनाम दलित रहेगा, ओबीसी स्वर्ण बनाम ओबीसी रहेगा, दलित बनाम ओबीसी रहेगा, ये जातिवाद का मुद्दा का। और जातियों में भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो छोटी छोटी जाति, जैसे आपने कहीं पर किसी विधानसभा में ब्राह्मण बहुतायत में, तो वहां पर अगर बीजेपी ब्राह्मण नहीं दे रही है, ब्राह्मण अगर समाजवादी पार्टी ने दे दिया तो उसके पास यादव भी चला जाएगा, ओबीसी भी चला जाएगा और उसके पास मुस्लिम भी चला जाएगा। और अगर वहां 50,000 ब्राह्मण है तो वहां खेल हो जाएगा। ये और ये करीब 50 से ज्यादा टिकट अखिलेश यादव देने जा रहे हैं ब्राह्मण। नहीं, ये देखो मायावती भी दे रही है, सभी दे रहे हैं। देखिए ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण अपना वोट खराब नहीं करेगा। देखिए ब्राह्मण अगड़ी जाति ये जानती है कि जो अगड़ी जाति को ना कोई ऐसी पार्टी नई सामने नहीं मिल रही है जिसको लगे कि हाँ यार इसका फेस, इस पे भरोसा करें। उन्हें पता अखिलेश यादव, उसके पापा मुलायम सिंह यादव, उनकी राजनीति क्या रही है, कांग्रेस की राजनीति क्या रही है, मायावती की राजनीति क्या रही है, कि हमेशा पिछड़ों की राजनीति करी है। तो ब्राह्मण रगड़ों के पास कोई विकल्प नहीं है बीजेपी को वोट देने के आप अलावा। ऐसा मत बोलिए, आप देख लेना, मैं आपको बता अब रहा हूं, दूसरा ऐसा मत देखिए, बोलिए। अभी हम जो कह रहे थे ना मंत्रिमंडल के विस्तार को चर्चा क्यों देखिए कर बढ़ी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण नाराज है, देखो कोई आपको जानकारी है? ब्राह्मण कतई नाराज नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते, चले जाइए आप। मन्नू जी, मैंने उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करी है और मैंने वो समय देखा है कि जब शाम को नहीं, 5-6 मैं युगांडा से पत्रकारिता करके थोड़ी आया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून व्यवस्था आज भी वहाँ इतना बड़ा मुद्दा है कि चाहे वो कोई भी हो, मतलब कि 5 बजे 6 बजे के बाद कोई चटकनी नहीं लगाना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटी अकेले ना जा सके कहीं। जो आज स्थिति है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, कि वो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो या बच्चियां हो, वो जाती हैं आती हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, कोई चेन स्नैचिंग नहीं होती, कोई हफ्ता वसूली नहीं होती है। ठीक है सर। इससे पहले जो सरकारें थी, तो फिर 37 सीट क्या दे दी लोकसभा में? देखिए वो तो आरक्षण, आप अगर आरक्षण में ये कहेंगे साहब ये पार्टी आएगी आरक्षण खत्म कर देगी, इस चुनाव में क्या आरक्षण स्विट्जरलैंड घूमने चला जाएगा? तो अब बिल्कुल चला जाएगा। क्यों हरियाणा में नहीं चला आरक्षण, महाराष्ट्र में नहीं चला आरक्षण, विधानसभा चुनाव में बिहार में नहीं चला। मेरे पास वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, नेपाल बाढ़ में 15 लोगों